तुर्की में भूकंप से भारी तबाही हुई है। तुर्की में 7.9 तीव्रता के भूकंप से चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। ये भूकंप दक्षिण तुर्की के गाजियानटेप के पास आया। अमेरिकी सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप के बाद मध्य तुर्की में काफी देर तक झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप के बाद 6.7 की तीव्रता वाला एक और भूकंप आया, जो कि 9.9 किलोमीटर दूर था। ये भूकंप 11 मिनट के बाद ही आया। बताया जा रहा है करीब 15 इमारतें भूकंप की वजह से गिर गई हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच स्थित गाजा पट्टी से भी खबर है कि 45 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं कुछ ही मिनटों के बाद दूसरा भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से सीरिया में भी कई इमारतें गिरी हैं। उत्तर सीरिया में भी भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं तुर्की में आए भूकंप के बाद इटली ने सुनामी की लहरों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया। इटली का कहना है कि भूकंप के बाद समुद्र में तेज लहरें उठेंगी। तुर्की में भूकंप का असर कई देशों में पड़ा है। लेबनान, सीरिया और साइप्रस में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इन देशों में भी तबाही हुई है। तुर्की में एक के बाद एक भूकंप के कई भीषण झटके महसूस किए गए, जिससे भारी तबाही फैली है। इस भूकंप का असर सीरिया तक पड़ा है और सीरिया के कई इलाकों में मकान गिर गए हैं। खबरों के मुताबिक तुर्की में भूकंप के बाद सीरिया में जिस कदर तबाही हुई है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। दोनों देशों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप सीरिया और लेबनान समेत पूरे इलाके के कई देशों में महसूस किया गया है। भूकंप की तीव्रता 7.9 की थी, जिससे दर्जनों इमारत गिर गए हैं और सैकड़ों लोगों को सड़कों पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में तुर्की के शहरों से ढह गई इमारतों के मलबे को दिखाया गया है, जहां फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तुर्की में आए भूकंप का असर सीरिया के बाद इटली पर भी दिख रहा है। इटली में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अडानी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर हल्ला बोलने के मूड में हैं। इस मामले पर आज संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कई बड़े दल के नेता मौजूद रहे। रणनीति बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बयान जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की नीतियों से उनके अमीर दोस्तों को फायदा मिला है। गरीबों की कीमत पर पीएम ने अमीर दोस्तों को लाभ पहुँचाया है। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचा है। सोनिया गांधी ने ये भी कहा है कि 3 कृषि कानूनों को लाने के असफल प्रयास किए गए और बाद में खेती की उपेक्षा हुई। नहीं, हम तो निर्णय लिए हैं कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा में लाना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मुंबई के कार्यक्रम में कहा कि शास्त्रों का आधार लेकर पंडित लोग जो कहते हैं वो झूठ है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मोहन भागवत को जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि जातीय व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। मात्र बयान देकर के लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें रामचरितमानस से शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा और कहा कि वो आज भी हर सुबह 1 घंटा भजन सुनते हैं। योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ।
पिछली बार भी उन्होंने सवाल पर अपना स्टैंड तय करने की बजाय सीएम योगी को चुनौती दे दी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की जिस चौपाई से आपत्ति है वो चौपाई सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में बोलकर दिखाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई पर सवाल उठाया है और कहा है कि इस अंश को हटाया जाना चाहिए। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी इसी चौपाई पर आपत्ति जताते हुए रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच होगा। ये कार्यक्रम बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर पर आयोजित होगा, जहां वो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का दूसरा कार्यक्रम बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर तुमकुरू में आयोजित होगा, जहां वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित करेंगे। साथ ही वो जल जीवन मिशन की आधारशिला भी रखेंगे। 615 एकड़ भूमि में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। HAL की 20 वर्षों की अवधि में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार के साथ 3 से 15 टन की सीमा में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने की योजना है। लखनऊ में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में कहा गया कि देश में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड कार्यकारिणी बैठक में 10 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें कहा गया कि समान नागरिक संहिता देश के संविधान और संस्कृति के खिलाफ है। कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में असम में बाल विवाह के नाम पर होने वाली गिरफ्तारियों की भी निंदा की गई। बोर्ड की बैठक में कहा गया कि जब मुस्लिम लड़कियों की उम्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसे में असम सरकार गिरफ्तारियां कर ज्यादती कर रही है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए। अयोध्या में की गई विशेष पूजा की इस तस्वीर को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया। राम मंदिर के गर्भगृह में मकराना मार्बल की बनी चौखट लगाई जाएगी। गर्भगृह में चौखट लगाए जाने के पहले विशेष पूजा की गई। इसके साथ ही अब भगवान रामलला के मंदिर के चौखट का निर्माण शुरू होगा। ये 2 दिन पहले ही कारीगरों ने कहा कि हमारा काम पूरा हो जाएगा, देहरी तब रखेंगे जब उसका पूजन होगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है और भगवान रामलला का गर्भगृह का निर्माण कार्य चल रहा है। भूतल के लिए पिलर डाले जाने के बाद छत को डाला जाना है। भगवान रामलला का भव्य मंदिर दिसंबर 2023 से पहले बनकर तैयार हो जाना है। भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से शालिग्राम शिला भी पहुंच गई, जिन्हें तराशकर रामलला की मूर्ति बनाई जानी है। नेपाल से रामनगरी लाई गई शालिग्राम शिलाओं का परीक्षण प्रारंभ हो गया। शिलाओं के नमूने की जांच IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में की जानी है। परीक्षण में शिला की आयु और कठोरता परखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी कितनी ज्यादा हो रही है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये तस्वीरें साउथ कश्मीर की पहलगाम की हैं, जहां 3 फुट से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जम गई है और बर्फबारी के बाद से ये पूरा इलाका टूरिस्ट से गुलजार हो गया है। देश के साथ साथ विदेशों से भी टूरिस्ट इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। कश्मीर में इस साल ज्यादा बर्फबारी से स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों के आने से हर वर्ग के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस तरह की भीड़ पहलगाम में पहली बार देखने को मिली है।